खर्च करके ये सब चीजें अरेंज करी, हमारे लिए पब्लिक पैलेसेस बनवाए, ये सब हमारे लिए काम आते हैं। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, हमसे टैक्स वसूलती है। ये कोई नई बात नहीं है, तुम लोग सोचो 1961 में टैक्स आया था, ये कोई नई बात नहीं। 1961 से पहले चलता आ रहा है टैक्स, तो अपने दादा महाराजा परदादा के टाइम से टैक्स चलते हुए आ रहे, उस समय से लगते थे टैक्स तो हमारे। ये तो 1961 के अंदर तो हम लोगों ने टैक्स को नाम दे दिया, एक करों को नाम दे दिया कि भाई इसके जरिए हमें ये टैक्स लेना है, इस एक्ट के जरिए हमें ये टैक्स लेना है, लेकिन ये तो पहले से चलते हुए आ रहे हैं। तो हमें बात समझ में आ रही है कि टैक्स क्यों कलेक्ट किया जाता है, ताकि हम हमारे देश का विकास कर सके, हम हमारे देश को चला सके, हम हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, इसलिए। अब कई बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, बहुत बार देखा है, और मैं उसको एग्री भी करता हूं कि सर आपने कहा कि सब कि है ना कि सब देश को चलाने के लिए टैक्स कलेक्ट किया जाता है, तो देश को चलाने के लिए टैक्स कलेक्ट करने के लिए सरकार को, गवर्नमेंट को टैक्स को दो क्राइटेरिया में क्यों डिवाइड करना पड़ा? क्यों सरकार ने बोला कि ये डायरेक्ट टैक्स रहेगा और ये बोला ये इनडायरेक्ट टैक्स रहेगा? क्योंकि जो सरकार की कॉस्ट है, कॉस्ट इन द सेंस सरकार जो हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, उनकी जो कॉस्ट है वो एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स की तुलना में कम होती है। यानी हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स का फंड तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन हमारी सरकार जो सर्विसेज पे जो खर्च करती है उसकी कॉस्ट कम होती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स ही सफिशिएंट था देश को चलाने के लिए, तो इनडायरेक्ट टैक्स ही बहुत है, उससे ही हमारी सरकार क्या कर सकती है, हमारी सरकार क्या कर सकती है, देश को चला सकती है, हमें सुविधाएं प्रोवाइड करवा सकती है। तो सरकार ने डायरेक्ट टैक्स को जन्म क्यों दिया, ये डायरेक्ट टैक्स क्यों लगाया? इनडायरेक्ट टैक्स से ही तो सब काम हो रहे थे ना, फिर क्या तकलीफ थी? क्यों दो क्राइटेरिया में बांटा? एक बात पता होगा बच्चों, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो दो तरह की इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करती है, सोशल वेलफेयर इको एंड कैपिटल इकोनॉमिक्स। यानी हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो मिक्स इकोनॉमी बेस्ड है, सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक्स और कैपिटल इकोनॉमी। देखो सबसे पहले बात करते हैं सोशल वेलफेयर इकोनॉमी और कैपिटल बेस्ड इकोनॉमी। देखो कैपिटल बेस्ड इकोनॉमी जो है उसका हम इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे, केवल इनका छोटा सा ब्रीफ में समझ रहे हैं इनका मतलब होता क्या, ताकि हम लोग ये डिसाइड कर सके कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के दो क्राइटेरिया अलग अलग क्यों बनाए हैं। कैपिटल बेस्ड इकोनॉमी का मतलब होता है, सीधी सी बात है, कैपिटल बेस्ड इकोनॉमिक का मतलब होता है हमारा कैपिटल मार्केट, यानी हमारा बिजनेस डेवलपमेंट। हमारा जो कैपिटल बेस्ड इकोनॉमी होता है वो पूरा प्राइवेट सेक्टर द्वारा रन किया जाता है, यानी जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है जो बिजनेस चलाती है वो सब कैपिटल बेस्ड इकोनॉमी में आते हैं। उन्हीं के द्वारा इस बिजनेस को क्या किया जाता है, रन किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, हमारे देश के अंदर मतलब कंट्री को ग्रोथ में लाया जाता है, यानी वो फंड्स अराइज करती है, फंड्स को डेवलप करती है। लेकिन इनका मेन मोटो क्या होता है इन लोगों का, प्राइवेट सेक्टर वालों का, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर हमारी कंट्री कैपिटल बेस्ड इकोनॉमिक पे चलेगी तो उस केस में होगा क्या? उस केस में ये होगा कि गरीब और गरीब होता जाएगा और अमीर होता जाएगा। वो कैसे? क्योंकि ये पूरा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा रन किया जाता है कैपिटल बेस्ड इकोनॉमी। तो कैपिटल बेस्ड इकोनॉमी केवल कैपिटल मार्केट को देखता है, बिजनेस को प्रोवाइड करता है, उनका काम है बिजनेस को डेवलप करना और प्रॉफिट अर्नाइज करना। तो वो लोग गरीबों के बारे में क्यों सोचने लगे? वो लोग तो केवल अपने बारे में सोचेंगे। तो उस केस के अंदर जितना भी फंड अर्नाइज होगा, यानी कंट्री में जितना भी फंड होगा, हमारे पास जितना भी फंड कलेक्ट होगा, उसमें क्या होगा, जो 20% पब्लिक है उनके पास 80% फंड होगा, और जो हमारी 20% पब्लिक है उनके पास, जो हमारी 80% पब्लिक होगी उनके पास 20% फंड होगा। यानी सीधी सी बात है, गरीब और गरीब होता जाएगा, अमीर और अमीर होता जाएगा। अब उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड दोनों का अलग हो जाएगा, क्योंकि अमीरों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई होगा और गरीबों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लो होगा। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने सोचा कि ये तो फिर गरीबों के साथ अन्याय हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया। स्टैंडर्ड में गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो लोग 2.5 लाख तक के क्राइटेरिया में आते हैं उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, उससे ऊपर कमाने वाले लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट का, अच्छा चलो ये बताओ गवर्नमेंट का इसके ऊपर टैक्स, इनकम टैक्स लेने का क्या पर्पज है, क्या मोटो है? उनका ये मोटो है कि ताकि जो गरीब लोग हैं, जैसे मान लो कि ये ऊपर के लोग जो है ना वो सब 2.5 लाख से ऊपर आते हैं और ये सब 2.5 लाख से नीचे के लोग हैं,
अब ये जो 2.5 लाख से ऊपर आते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन सबसे इनकम टैक्स वसूलती है और वो लेकर किसको देती है, हमारी गरीब जनता को, ताकि उनका लिविंग को स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, ठीक है ना, उन लोगों का डिफरेंस ज्यादा ना हो, यानी उन लोगों का डिफरेंस कम हो सके, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई ये पूछ ले कि साहब गवर्नमेंट को टैक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की क्या जरूरत पड़ी, गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स से भी तो देश का विकास कर सकती थी, बिल्कुल सही बात है। इनडायरेक्ट टैक्स का जो रेवेन्यू है वो कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट है ना बहुत होता है, उससे हमारी सारी सुविधाएं पूरी हो सकती है। बट हम लोग को डायरेक्ट टैक्स के क्राइटेरिया में लाने का एक नजरिया गवर्नमेंट का ये था कि ताकि जो गरीब लोग हैं वो गरीब और गरीब ना हो, अमीर और अमीर ना हो, ताकि अमीरों से पैसा कलेक्ट करके हम गरीबों को दे सके, ताकि उनके बीच का जो गैप है उनको कम किया जा सके। बात समझ में आई? तो यानी हम सीधी बात करें तो ये बोले कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो किसको फोकस करता है, किसकी तरफ ज्यादा फोकस देता है, यानी किसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट करता है, वो करता है सोशल वेलफेयर इकोनॉमी की तरफ, ठीक है ना, सोशल वेलफेयर इकोनॉमी की तरफ ज्यादा प्रभाव डालता है। सोशल वेलफेयर इकोनॉमी के लिए ही डायरेक्ट टैक्स बना है, ठीक है। अब हम बात करें कि हमारी छोटी सी बात करें तो हमारी जो कंट्री वो कौन सी इकोनॉमी बेस्ड है, हमारी जो कंट्री वो मिक्स इकोनॉमी बेस्ड है। हमारी कंट्री में सोशल वेलफेयर इकोनॉमी और कैपिटल बेस्ड इकोनॉमी दोनों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कैपिटल इकोनॉमी बेस्ड कर देंगे अगर हमारी कंट्री को, तो उस केस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, गरीब गरीब हो जाएगा, अमीर अमीर हो जाएगा। इसलिए दोनों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने टैक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, डीटी और आईडीटी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कैपिटल बेस्ड इकोनॉमी को ध्यान में रखा जाता है और डायरेक्ट टैक्स के अंदर किसको ध्यान में रखा जाता है, सोशल वेलफेयर इकोनॉमी को ध्यान में रखता है, ताकि दोनों को मिक्स करके हमारी इकोनॉमी को चलाया जा सके। दैट्स इट, समझ में आई कि यहाँ तक बात, आगे चले। अब हम लोग ये तो समझ गए कि डायरेक्ट टैक्स और आईडीटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स 2 पार्ट्स क्यों बनाए गवर्नमेंट ने, सीधी सी बात है। उसका मीनिंग भी समझ गए, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्सेस होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर अब हमारी इकोनॉमी की कोई बात नहीं करना है, हम इकोनॉमिक्स पढ़ने नहीं आए, हम तो हम पर टैक्स पढ़ने आए हैं। हमारा जो टैक्सेशन से रिलेटेड जो पॉइंट था वो केवल इतना था कि टैक्सेशन क्या है। टैक्सेशन सीधी सी बात है, टैक्सेशन वो पार्ट है गवर्नमेंट के फंड का, एक सोर्स है जिससे गवर्नमेंट फंड कलेक्ट करती है और हमारे देश को चलाने के अंदर उसको काम में लेती है। वो कैसे लेती है वो मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया है। हॉस्पिटल, कॉलेजेस, पब्लिक सेक्टर, मतलब देश को रन करने के लिए जो जो स्कूल्स हैं, गरीब स्कूल्स है, ये सब गवर्नमेंट स्कूल्स है, पानी बिजली है, ये सब गवर्नमेंट कहाँ से यूज करती है, हमारे से टैक्स कलेक्ट करती है और उसको फंड को राइज करती है और उस फंड को एक्सपेंस करती है, इन सब चीजों में। इस तरह से हम लोग हमारा टैक्सेशन का पार्ट काम में आता है। टैक्सेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसमें कौन कौन से टैक्स आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं, गवर्नमेंट का पर्पस क्या आता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करने का। एक मेन जो हमारी बात आती है, अब हम जिस टॉपिक के लिए बात करने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, उसका छोटा सा ब्रीफ में बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो इनकम टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स एक इनकम टैक्स लॉ है, या ऐसे बोले ये टैक्स लॉ है जिसके अंदर क्या क्या आते हैं। देखो, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स, ठीक है, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर, एक्सप्लेनेशन, और केस स्टडी, केस लॉ जिसको हम बोल सकते हैं, ये सब आते हैं। यानी अगर हम ये बोले इनकम टैक्स के बारे में बात करें, एक छोटी सी बात पहले बता देता हूं, इनकम टैक्स क्या है। तुम लोगों ने सुना है कि पहले के जमाने में हम छोटी छोटी स्टोरीज पढ़ते थे, 2 या 3 पन्नों की स्टोरी होती थी। एक चोर था, एक पुलिस थी, चोर ने चोरी करी, पुलिस ने उसको मार दिया, स्टोरी खत्म, ठीक है। ये सब होता था पहले के टाइम पे, 2 या 3 पन्ने की स्टोरी होती थी।
उसी तरह इनकम टैक्स क्या है कि स्टोरी है, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि 2 या 3 पन्ने की स्टोरी नहीं है, ये 1000 पेपर्स में जाती है, यानी हजारों पन्नों में लिखी हुई गई स्टोरी है। तब हजारों पन्नों में लिखी गई स्टोरीज को याद कैसे किया जाए? मैं तो एक छोटी सी बात करता हूँ, रामायण जो है वो स्टोरी तो है, तो वो क्या हजारों पन्नों में लिखी गई है। तो क्या किया गया है, रामायण को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उनके चैप्टर्स बना दिए। कैसे कैसे चैप्टर बना दिए? उत्तराकांड, लंका कांड, ठीक है, सुंदरकांड, इस तरह से हमने उनको क्या कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि लोग जब उसको पढ़े और जब समझे तो उनको इजीली समझ में आ जाए। इसी तरह इनकम टैक्स को भी क्या कर दिया गया, अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया। जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तब बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया। अब इनकम टैक्स की जो स्टोरी है उसको अलग अलग चैप्टर्स में उसका पार्टीशन कर दिया गया। उन सभी चैप्टर्स में क्या है, इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स रूल्स है, उनके नोटिफिकेशंस हैं, उनके सर्कुलर्स हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं और केस लॉ है। लेकिन हम उन चैप्टर्स को ध्यान में नहीं रखेंगे। जैसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज है, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये हमें बोलता है कि हमें करना क्या है, ये हमें क्या बताता है कि हमें करना क्या है। इनकम टैक्स रूल्स हमें क्या बोलता है, हमें कैसे करना है। नोटिफिकेशन क्या होता है, समय समय पर गवर्नमेंट हमें हमारे लॉ के अंदर बीच बीच में कुछ अमेंडमेंट करती है, चेंजेस करती है, उनको हम नोटिफिकेशंस बोलते हैं। सर्कुलर्स इसको बोलते हैं ऑर्डर्स, एक तरह से ऑर्डर्स भी कहा जाता है। ये किसके लिए होता है, ऑफिशियल डिपार्टमेंट के लिए, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए होता है। तो गवर्नमेंट इनको सर्कुलेट करती है अपने ऑफिशियल डिपार्टमेंट के स्टाफ को कि आप लोगों को ऐसे ऐसे काम करना है, सब चीजें, इनको सर्कुलर्स बोलते हैं, जो हमारे काम की चीज नहीं है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है जो इनकम टैक्स एक्ट बना है, उनके जो रूल्स बने उनमें अगर मान लो किसी वर्ड को स्पेसिफाई करना, उसका मीनिंग समझाना, उसको एक्सप्लेन करना हो, या फिर किसी रूल को स्पेसिफाई तरीके से उसको एक्सप्लेन करना, उसको पूरा समझाना हो, वो एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है ना। तो जगह जगह पे उन वर्ड्स के मीनिंग्स लिखे हुए होते हैं, उनको डिस्क्राइब किया जाता है, तो वो एक्सप्लेनेशन के क्राइटेरिया में आते हैं। केस लॉ, केस लॉ क्या होते हैं, जब कभी भी गवर्नमेंट, जब इनकम टैक्स चल रहा है, जब मान लो हम सब जी रहे हैं और पूरी दुनिया चल रही है, उस केस के अंदर कहीं भी कोई भी केस में रूल्स में, यानी इनकम टैक्स के कोई रूल में कोई डिस्प्यूट आ गया, तो डिस्प्यूट आने के बाद में गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया, तो उस केस लॉ से हमें पता लगता है कि आगे अगर जब ऐसी पोजीशन आएगी तो हमें ये डिसीजन लेंगे या इस तरह से काम होगा। या हो सकता है कि हमारे एक्ट में ऐसा कोई रूल ही नहीं बना हो जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन को हैंडल कर सके। हमारे जो इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कोई रूल ही नहीं बना हो जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन को क्या कर सके, हैंडल कर सके। तो उसके लिए हमें उस केस को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेने होते हैं। तो वो केस लॉ हम टाइम टाइम पे उसको स्टडी करते हैं, ताकि हमें पता हो कि आगे जब ऐसी सेम सिचुएशन आ जाए तो हम लोगों को कैसे उसको हैंडल करना है। ये सब इनकम टैक्स के पार्ट होते हैं, पूरे कंप्लीट एक्ट के पार्ट, यानी इसको बोलते हैं टैक्स लॉ। ये क्या है, टैक्स लॉ है ना। टैक्स लॉ में क्या क्या आ गया, ये सारे पॉइंट्स आते हैं, ये सब हम स्टडी करने वाले हैं इनकम टैक्स के अंदर। अब वो कैसे करने वाले हैं, फर्स्ट इनको स्टडी करने का हमारे पास ऑप्शन होगा। पहला हमें क्या करना है, इसको चैप्टर्स में हम इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है ना, चैप्टर्स बेस होगा। दूसरा क्या होगा, सेक्शन बेस होगा, ताकि हम इसको इजीली समझ सके। यानी इस लॉ को हमने क्या कर रखा है, चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है और सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता देगा कि चैप्टर्स, कौन से चैप्टर में क्या चीज बताई गई है, किस लॉ से रिलेटेड बातें कही गई है, कौन से चैप्टर के अंदर किन किन सेक्शंस को कवर किया गया है। ये जब हम नेक्स्ट क्लास में इनकम टैक्स के सारे चैप्टर्स और सेक्शंस की बात करने वाले हैं तब समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, ठीक है बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो मेरे नंबर इस स्क्रीन पे है, आप इस पे कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।